तो दोस्तों, आज 31 दिसंबर 2023 बिहार समेत देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अयोध्या को कई सौगातें दी हैं। इसमें 6 रूट्स पर लॉन्च की गई वंदे भारत ट्रेनें भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने इसके अलावा 2 नई अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है। 6 वंदे भारत ट्रेनों में एक ट्रेन अयोध्या केंद्र से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलाई गई है। इससे अयोध्या में श्री राम के दर्शन करने वाले यात्रियों को बम्पर फायदा मिलने की उम्मीद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और भगवान राम पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता ने भगवान राम को भाईचारे और प्यार का प्रतीक बताया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है। जिन्होंने भी ये कोशिश की उनका मंदिर बने, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ज़्यादातर राज्य में न सिर्फ ठंड पड़ रही है बल्कि सुबह और रात के समय घना कोहरा भी छाया हुआ है, जिसकी वजह से कुछ दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने यूपी समेत कई राज्यों के लिए कड़ाके की ठंड में डराने और मुश्किलें पैदा करने वाली चेतावनी जारी की है। सुनहरी बाग मस्जिद के इमाम ने ट्रैफिक जाम के कारण इसके विध्वंस की आशंका जताते हुए शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता अब्दुल अजीज ने अदालत में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा 24 दिसंबर को जारी एक सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी है। इस नोटिस में मस्जिद के विध्वंस के संबंध में 1 जनवरी तक आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शिवसेना UBT चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं दिया गया है। इस पर उन्होंने कहा है कि राम लल्ला हमारे भी हैं, मैं जब चाहूं अयोध्या जा सकता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस कार्यक्रम का राजनीतिकरण ना किया जाए। आपको बता दें कि 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए MNS चीफ राज ठाकरे को बुलाया गया है, लेकिन उद्धव ठाकरे को आमंत्रित नहीं किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा है कि उत्तराखंड सरकार ने लैंड जिहाद के माध्यम से राज्य में अतिक्रमण की गई 5000 एकड़ भूमि को मुक्त कर लिया है। दिल्ली के IP एक्सटेंशन में एक राम कथा में भाग लेने के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि हिमालय राज्य की भलाई के लिए हमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़े, जिनमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना था। ED ने PMLA के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां समन जारी किया है और उनसे चल रहे भूमि घोटाला मामले में अपने बयान दर्ज करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि ये जानकारी हिंदुस्तान में छपी खबर के मुताबिक एजेंसी ने मुख्यमंत्री को आखिरी मौका दिया है। ED ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि 7 दिन के अंदर अपना बयान दर्ज कराएं। आगामी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा 2 जनवरी से उत्तर प्रदेश के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में शुक्रिया मोदी भाईजान नामक एक विशेष अभियान शुरू करेगा। इस अभियान के तहत मोर्चा हर लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें कम से कम 1000 मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अयोध्या की धरती से देशवासियों से 2 बेहद खास अपील की है। पहली अपील में उन्होंने देश के नागरिकों से 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आने का आह्वान किया है। वहीं दूसरी अपील में उन्होंने सभी देशवासियों से इस दिन अपने घरों में दीपक जलाने का अनुरोध किया है। बिहार के पूर्व डिप्टी CM और BJP सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने के गुस्से में बदला लेने के भाव से ललन सिंह ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से नजदीकियां बढ़ाई। उन्होंने BJP से JDU का गठबंधन तुड़वाया, RCP सिंह को पार्टी से निकलवाया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को लगभग बर्बाद कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ULFA असम सरकार और केंद्र के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्री ने ULFA के प्रतिनिधियों को इसका श्रेय देते हुए कहा है कि उनके प्रयास की वजह से ही ये हो पाया है। उन्होंने कहा है कि इस समझौते की सभी बातें समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। आपको बता दें कि इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। भारतीय रेलवे ने पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा कमाल जो किया है वो सभी राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें चलाकर किया है। दरअसल इन ट्रेनों ने रेलवे की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अयोध्या का दौरा करने वाले हैं, जहां 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दिया है।
ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि 2024 में टीएमसी बंगाल में किसी पार्टी से चुनावी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में भाजपा के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ेगा, मगर बंगाल में टीएमसी अकेले बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी। वो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ समझौता नहीं करेगी। मराठा आरक्षण की मांग वाले आंदोलन के नेता मनोज जारंगे पाटिल ने करीब 2 महीने की मोहलत महाराष्ट्र सरकार को दी थी, लेकिन अब ये मोहलत नए साल पर खत्म होने वाली है। उनका कहना है कि मराठा आरक्षण को लेकर अब तक सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। ऐसे में एक बार फिर से आंदोलन होगा और मुंबई की सड़कों पर आंदोलनकारी उतरेंगे। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मार्च से ही वो मंत्री बनने का खुद ऐलान कर चुके हैं। कई बार तो डेट भी उन्होंने खुद दे दिया, लेकिन अभी तक मंत्री पद की शपथ लेने की डेट का संयोग नहीं बन पा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से ओपी राजभर दिल्ली पहुंचे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस मुलाकात को राजभर ने शिष्टाचार मुलाकात बताया है। लोकसभा चुनाव से पहले ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और नीतीश कुमार के फिर से पार्टी की कमान सौंपने पर राजनीति गर्मा गई है। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर चुटकी ली है। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को कहा है कि जेडीयू नीतीश कुमार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। जेडीयू में सिर्फ नीतीश कुमार की ही चलती है। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि ऐसी कोई वार्ता नहीं चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जाति गणना पर देश भर में जन जागरण करेंगे। जेडीयू के जन जागरण अभियान की शुरुआत झारखंड से होगी। नए साल में नीतीश कुमार झारखंड में रैली करने वाले हैं। जेडीयू की दिल्ली में हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने जेडीयू पद से इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार ने खुद पार्टी की कमान संभाल ली है। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुनहरी मस्जिद हटाने के प्रस्ताव पर सवाल खड़े किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीएमसी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एनडीएमसी ने विरासत की अनदेखी की है। एनडीएमसी ने अपने कर्तव्य की अनदेखी की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मस्जिद हटाने का प्रस्ताव वापस लिया जाए। झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए योग्यता आयु 60 से घटाकर 50 साल कर दी है, यानी अब 50 साल की उम्र वाले लोगों को भी वृद्धा पेंशन मिलेगी। आपको बता दें कि इस बात का ऐलान खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। हिंदू से ईसाई या अन्य धर्मों में गए जनजातीय लोगों को आरक्षण दिया जाए या नहीं, ये बहस लंबे समय से हो रही है। इस बीच दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें देश भर से आने वाले हजारों आदिवासी जुटेंगे और मांग करेंगे कि धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए और उन्हें आरक्षण न मिले। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और होम मिनिस्टर अमित शाह बंगाल पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने राज्य के नेताओं के साथ लंबा मंथन किया और फिर रणनीति तय की है। पार्टी ने इस बार राज्य में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए 15 नेताओं की टीम तय की है, जो प्रचार की रणनीति तय करेगी।